गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में जैसा कि मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बता दिया था आपको, ओके। और हम डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हमने फर्स्ट एप्लीकेशन ऑलरेडी डिस्कस कर दी थी, विच इज़ कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट इनटू द अनदर यूनिट। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बाकी की जो एप्लीकेशन है डायमेंशनल फॉर्मूला की, तो वहाँ पे आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो यू शुड बी अवेयर हाउ टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कैसे उसको अप्लाई करना है और क्या होता है, ठीक है। तो आई होप दैट इज क्लियर टू यू। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसकी सेकंड एप्लीकेशन, विच इज चेकिंग द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए रिलेशन। कि कोई भी जैसे फिजिकल कोई भी फॉर्मूला हमको दे रखा है, ठीक है। तो अगर हमको कोई भी फॉर्मूला दे रखा है तो हम ये बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कि वो फॉर्मूला हमारा करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ दिखा रखी है यहाँ पे कि दिस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो वहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ करेंगे। तो कोई भी जैसे आपको रिलेशन दी हुई है, तो रिलेशन आपको पता है कि फोर्स जैसे कि आपको दिया जाता है, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। तो एक तो लेफ्ट हैंड साइड को रिलेशन होगी जो हम इक्वेट करके लिखते हैं इज इक्वल टू द सम इक्वेशन ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। तो कोई भी रिलेशन जैसे रहती है हमारे, तो लेफ्ट हैंड साइड कोई जैसी फिजिकल क्वांटिटी क्यों रहेगी, इज इक्वल टू जैसे कि यहाँ पे साइड में कोई हमारी फिजिकल क्वांटिटी ऐसे रहेगी ए बी। तो लेफ्ट हैंड साइड की जो भी फिजिकल क्वांटिटी है और राइट हैंड साइड में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, तो वो डायमेंशनली क्या होनी चाहिए, दोनों सेम होनी चाहिए। डायमेंशनली क्या बोल सकता हूँ कि मैं बोल सकता हूँ कि डायमेंशनल फॉर्मूला अगर मैं निकालूँ तो डायमेंशन ऑफ क्यू मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी। तो यही चीज यहाँ पे दिखाई गई है कि फॉर एनी गिवन रिलेशन बाय होमोजेनिटी द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बोथ द साइड, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड, वो क्या होनी चाहिए, आपके इक्वल होनी चाहिए, ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लिख रखा है वो राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला के आपके इक्वल होना चाहिए। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से अगर कोई चीज़ को हम ऐड करते हैं तो उनके डायमेंशन सेम होने चाहिए। अगर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो उनके डायमेंशन आपके डिफरेंट हो सकते हैं। उसके साथ बेटा आपको ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है कि पावर आर ऑलवेज डायमेंशनलेस। तो जैसे कि आपको दे दिया जाता है ऐसा एक्स रेज टू पावर ए दे दिया या फिर एक्स की पावर बी दे दिया, तो ए और जो बी ये जो भी क्वांटिटी होती है इनका कोई भी डायमेंशन नहीं हो सकता आपका, ओके। ये हमेशा आपके डायमेंशनलेस होते हैं क्योंकि ये किसी के पावर के अंदर। एक चीज तो ये याद रखिए। दूसरी चीज क्या याद रखनी है आपको कि ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर जैसे कि साइन थीटा कोस थीटा, ये क्या है, आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है। एक्सपोनेंट वैल्यूज, जैसे एक्सपोनेंट वैल्यू दे दी, जैसे ई की पावर थीटा दे दी, ई की पावर ए दे दी, या फिर आपको ऐसा दे दिया ए की पावर बी दे दिया आपको, ठीक है। तो ऑल द एक्सपोनेंट वैल्यूज हैं या फिर जो पावर में जो वैल्यूज हैं एज वेल एज द लॉगरिथमिक वैल्यूज, तो लॉग एक्स हो गया, लॉग ऑफ ए बाई बी हो गया, ऐसे कोई लॉगरिथमिक वैल्यूज दे दिया, तो ये हमेशा क्या रहते हैं आपके, डायमेंशनलेस होते हैं। तो साइन थीटा कोस थीटा ये कंप्लीट भी डायमेंशनलेस रहेगा, ई की पावर थीटा ई की पावर ए ये कंप्लीट डायमेंशनलेस रहेगा, लॉग एक्स लॉग ए बाई बी ये हमेशा क्या रहेगा, आपका डायमेंशनलेस रहेगा। इसके साथ साथ क्या बोल रहे हैं कि इसके जो आर्गुमेंट रहते हैं, आर्गुमेंट का क्या मतलब है कि इसके अंदर जैसे साइन के अंदर थीटा होता है, ऐसे एक्सपोनेंट की कोई पावर होती है, ये इसका आर्गुमेंट हो गया। इसी तरह लॉग का आर्गुमेंट क्या हो गया, एक्स हो गया और ए बाई बी हो गया, ये क्या है, इसके आर्गुमेंट। तो इसके आर्गुमेंट भी जो आते हैं वो आपके क्या आते हैं, आपके डायमेंशनलेस होते हैं। तो दोनों चीज याद रखना है कि लॉगरिथमिक वैल्यू, एक्सपोनेंशियल वैल्यू और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये कंप्लीटली क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। और इसके आर्गुमेंट मींस जो इसके अंदर आता है लॉगरिथमिक वैल्यूज के, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के और एक्सपोनेंशियल वैल्यूज के, वो भी हमेशा क्या रहता है, आपका डायमेंशनलेस रहता है, ओके। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो इसमें बेटा दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो जैसे कि डायरेक्टली आपको रिलेशन दे दिया कि आपको ये पूछ लिया कि ये कोई भी रिलेशन आपको दे दी जाएगी, ठीक है। तो उसमें आपसे पूछ लेगा कि ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, तो वो आप फाइंड आउट करेंगे कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है या नहीं। तो उससे आप कैलकुलेट कर लेंगे कि ये कोई भी जो रिलेशन है वो आपका डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। एक तो इस तरह की प्रॉब्लम बनती है। दूसरी क्या बनती है कि आपको दे देगा कि ये कोई फिजिकल रिलेशन है, तो उसमें कोई कॉन्स्टेंट आपको दे देगा, ठीक है। और आपको पूछ लेगा कि डायमेंशन ऑफ ए क्या है, डायमेंशन ऑफ बी क्या है। तो उसके अंदर अगर आपको कुछ दे दिया गया है,
कोई भी रिलेशन दे दी गई है तो आप ये अज्यूम करके चलेंगे कि वो रिलेशन क्या है आपकी डायमेंशनली करेक्ट है, तभी आपसे पूछ रहा है कि डायमेंशन ऑफ ए क्या है और डायमेंशन ऑफ बी क्या है। ठीक है, तो 2 प्रॉब्लम कर लेते हैं इससे रिलेटेड, उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा। ओके, ओके बेटा, तो एक प्रॉब्लम मैंने बोर्ड के ऊपर लिख दी है कि चेक वेदर द रिलेशन v इज इक्वल टू रूट ओवर टी एल बाई एम इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। आपको कोई रिलेशन दे दी है v इज इक्वल टू रूट ओवर टी एल बाई एम, आपको ये चेक करना है कि ये जो रिलेशन है ये डायमेंशनली आपकी करेक्ट है या नहीं है। ओके, और जो भी वैल्यूज आपको दी गई है इस रिलेशन में वो बताई गई है कि v क्या है आपकी वेव स्पीड है, l क्या है लेंथ है, t क्या है टाइम पीरियड है और m क्या है आपका मास। तो सबसे पहले तो आपको क्या आप कैसे चेक करेंगे कि डायमेंशन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ द राइट हैंड साइड। ये चीज़ आपको अप्लाई करनी है। अगर लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन आपके राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाते हैं तो डायमेंशनली करेक्ट है, अगर नहीं आते तो डायमेंशनली इनकरेक्ट है। ओके, तो सबसे पहले जो जो चीज़ इसके अंदर जो फिजिकल क्वांटिटीज इसके अंदर यूज हुई है उनके डायमेंशन लिख लेते हैं आपको। तो सबसे पहले आप मेरे को बताइए कि डायमेंशन ऑफ स्पीड क्या होता है। वेव स्पीड, जैसे बेटा घबराना नहीं, कई बार क्या देता है ऐसे दे देता है आपको वेव स्पीड, तो वेव स्पीड क्या है, स्पीड ही है आपकी। तो जो भी डायमेंशन स्पीड के होंगे वही डायमेंशन वेव स्पीड के होंगे। कई बार ऐसे ही करके आपको अलग तरह से दे देता है, आपको दे देगा कि काइनेटिक एनर्जी, तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का पूछ लेगा, पोटेंशियल एनर्जी का पूछ लेगा, तो जो भी एनर्जी का डायमेंशन है वही आपका काइनेटिक एनर्जी का रहेगा, वही आपका पोटेंशियल एनर्जी का रहेगा। ठीक है, तो पीछे की टर्म आप देख लीजिए, पीछे की क्या दिया है आपको, स्पीड दिया है, तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ स्पीड ही आपको लिखना पड़ेगा वेव स्पीड का। ओके, सो डायमेंशन ऑफ वेव स्पीड, स्पीड का क्या डायमेंशन होता है तो ये आपको पता होगा बेटा, मीटर पर सेकंड, तो एल टी माइनस 1 ये है आपका डायमेंशन ऑफ स्पीड। ऐसे डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या होगा तो वो भी आपको ऑलरेडी पता है बेटा, डायमेंशन ऑफ लेंथ होता है क्या, एल। डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड, अब यहाँ पे टाइम का जो होगा वही टाइम पीरियड होगा। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड का क्या होगा, वो आपका क्या आएगा, टी आएगा आपका, तो वो होता है आपका क्या, कैपिटल टी। डायमेंशन ऑफ मास, तो मास का तो आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है, मास तो कैपिटल में होता है, तो डायमेंशन ऑफ मास इज कैपिटल एम। अभी बेटा आपको क्या चेक करना है, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले लिखना है। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड क्या है, यहाँ पे v आपको दिया हुआ है, v इज इक्वल टू रूट ओवर टी एल बाई 2 बाई एम, सॉरी। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड आपको दिया हुआ है क्या, v, तो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन क्या है आपके, एल टी माइनस 1। ओके, सिमिलरली यहीं से चेक करूंगा मैं कि डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड क्या है आपके, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में आपको दिया हुआ है क्या, रूट ओवर टी एल बाई एम। तो डायमेंशन ऑफ टाइम, टाइम का डायमेंशन क्या होगा आपका, t, टाइम का डायमेंशन आपका t है। l का डायमेंशन क्या है आपका, ये अगेन l ही होगा। मास का डायमेंशन क्या है आपका, वो अगेन m ही होगा आपका। ओके, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, m रेज टू पावर ये -1 L1 t रेज टू पावर 1 इसका रूट, तो आपका आंसर आ जाएगा m की पावर -1/2, L की पावर 1/2, t की पावर 1/2। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डायमेंशन है लेफ्ट हैंड साइड के एल टी माइनस 1 है, स्पीड है ना, वेव स्पीड, और राइट हैंड साइड में m की पावर -1/2, L की पावर 1/2, t की पावर 1/2। तो यहाँ पे डायमेंशन इक्वल नहीं है किसके, लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड के। तो डायमेंशन अगर इक्वल नहीं तो आप शॉर्ट ये बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन जो हमको दी गई है ये आपकी क्या है, इनकरेक्ट, द रिलेशन इज इनकरेक्ट। ओके, तो बेटा एक तो इस टाइप की क्वेश्चन इसमें पूछ लिए जाते हैं, दूसरी आपको किसी कांस्टेंट के डायमेंशन पूछे जाते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम से हम समझेंगे कि किसी भी कोई भी फिजिकल रिलेशन जैसे हमको दी जाएगी तो उसमें अगर कोई कांस्टेंट है तो उसके हम डायमेंशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके बेटा,
बेटा नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम क्या पूछी जाती है, जैसे कि मैंने बोर्ड के ऊपर एक प्रॉब्लम लिख दी है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट a एंड b इन द इक्वेशन विच इज f इज इक्वल टू a रूट x प्लस b t स्क्वायर। f क्या है यहाँ पे, फोर्स है, a क्या है, कोई कांस्टेंट है जिसके डायमेंशन आपको फाइंड आउट करने हैं, x डिस्प्लेसमेंट है और t क्या है, टाइम है। तो आपको डायमेंशन निकालने हैं किसके, a रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये अज्यूम कर लेना कि अगर ये रिलेशन दी है a और b के आपके डायमेंशन पूछ रहे हैं तो आपको सी बात है ये रिलेशन आपकी करेक्ट है। ओके, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले तो मैंने कल आपको जैसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको एक्सप्लेन किया था, तो वहां पे मैंने बताया था कि अगर हम बोल रहे हैं कि a इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो आपको बताया था कि a की यूनिट किसके इक्वल होगी, b की यूनिट की, और b की यूनिट इक्वल होगी c की। ठीक है, और हम बोल सकते हैं डायमेंशन ऑफ a मस्ट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c। सिमिलरली यहां से भी हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आप क्या बोल सकते हैं, डायमेंशन ऑफ f इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, ये दोनों आपस में एडिशन में है, a रूट x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर। ओके, अभी आप डायमेंशन ऑफ ए भी निकाल सकते हैं, डायमेंशन ऑफ बी भी निकाल सकते हैं। तो आपको क्या पता है कि ये रिलेशन तो करेक्ट है आपकी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होगा, तो ये बेटा आपको पता होगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स हम एक बार कर भी चुके हैं कि ये होता है आपका m1 L1 t की पावर -2। डायमेंशन ऑफ a रूट x, तो डायमेंशन ऑफ a तो आपको पता नहीं, आपको निकालना है। रूट x का क्या डायमेंशन होगा, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करते हैं, लेंथ में। तो ये आपका होगा क्या, l raised to power 1/2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b, ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ t स्क्वायर, तो t स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा आपका, t की पावर 2। ओके, तो यहां से डायमेंशन ऑफ a क्या आ जाएगा आपका, मैं ये वाली इक्वेशन को इन दोनों को लेके चल रहा हूं स्टार्टिंग में। ठीक है, तो इन दोनों को हम जब लेके चलेंगे तो हम बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ क्या हो जाएगा, m l t की पावर -2 डिवाइडेड बाई l की पावर 1/2। तो आप जब सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा क्या, m l की पावर 1/2 t की पावर -2। ठीक है, सिमिलरली डायमेंशन ऑफ b के लिए मैं क्या करूंगा, इस वाली टर्म को इससे कंपेयर करूंगा। तो यहां से भी आप देखेंगे कि डायमेंशन ऑफ b क्या बन जाएगा आपका, ये टी स्क्वायर इसके डिवीजन में चला जाएगा, इस वाली टर्म से इसको जब मैं कंपेयर करूंगा तो ये आपका आ जाएगा क्या, m l t -2 डिवाइडेड बाई t की पावर 2। ओके, तो डायमेंशन ऑफ b क्या आ जाएंगे आपका, डायमेंशन ऑफ b हो जाएगा आपका m l t की पावर -4। ओके, सो दिस विल बी डायमेंशन ऑफ a, दिस विल बी डायमेंशन ऑफ b। आपसे हो सकता है क्वेश्चन में पूछ रहे डायमेंशन ऑफ a बाई b, तो a को b से आप डिवाइड कर देंगे तो डायमेंशन ऑफ a बाई b भी आपका आ जाएगा। ओके, तो इस तरह की प्रॉब्लम भी पूछ ली जाती है। इसके बाद हम थर्ड एप्लीकेशन इसकी डिस्कस करेंगे। ओके, तो उसके बाद आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा ये। ओके बेटा, तो अभी हम थर्ड एप्लीकेशन इसकी डिस्कस करने वाले हैं, और जो थर्ड एप्लीकेशन है क्या है कि एस्टेब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, कि कोई भी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में हम रिलेशन रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो इसके लिए बेटा क्या रहना चाहिए, आपको थोड़ी सी प्री नॉलेज होनी चाहिए कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किन किन अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, अगर हमको पता चल जाए कि ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर सकती है, तो हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी उन चीज़ों के ऊपर किस तरह से डिपेंड करेगी। ओके, तो जैसे लिख रखा है यहाँ पे, इफ वी नो द फैक्टर्स अदर फिजिकल क्वांटिटी ऑन विच फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड। ठीक है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है या जो भी चीज़ हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, हमको ये पता चल जाएगी वो क्वांटिटी इन फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डिड्यूस ए रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। तो हम क्या कर सकते हैं, उन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में क्या रिलेशन होगी वो डिड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो एक एग्जांपल की हेल्प से जैसे मैंने आपको बताया, उसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये। तो क्या लिख रखा है कि जो एग्जांपल है, जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका,
द वेलोसिटी v ऑफ वाटर वेव डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, डेंसिटी ऑफ वाटर rho एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g आपको डिड्यूस करना है रिलेशन बिटवीन दीज टू क्वांटिटी। ओके, तो आपको क्या पता है कि कोई भी वेव जैसे जनरेट हो रही है पानी के अंदर, वाटर के अंदर, तो आपको क्या पता है कि जो उसकी स्पीड है ना, वेलोसिटी है, जो स्पीड है वो क्या क्या किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर सकती है? वो उसकी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड कर सकती है, वो जो वाटर है उसकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर सकती है, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो ग्रेविटी है अर्थ की वजह से, उसके ऊपर डिपेंड कर सकती है। ओके, तो आपको रिलेशन निकालना है कि वेलोसिटी जो v होगा वो उसकी क्या रिलेशन रहेगी वेवलेंथ की टर्म में, डेंसिटी की टर्म में, एज वेल एज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की फॉर्म में। तो आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना है, इनडायरेक्टली वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना है, और उस फॉर्मूले में कौन कौन सी टर्म आएगी? एक तो वेवलेंथ आ सकती है, डेंसिटी ऑफ वाटर आ सकती है, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ सकती है। आपकी ये 3 टर्म्स आ सकती हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिड्यूस करना है, और वेलोसिटी के फॉर्मूले में कौन कौन सी चीजें आ सकती है? लैम्डा, रो एंड जी। तो वो फॉर्मूला हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, वो हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ नहीं है, इसमें एस्टेब्लिशिंग रिलेशन में हम क्या करेंगे, कोई भी फॉर्मूला जनरेट करेंगे, और उस फॉर्मूला में के लिए प्री रिक्वायरमेंट क्या है? प्री रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि उस फॉर्मूला के अंदर कौन कौन सी टर्म्स आ सकती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमको वेलोसिटी का फॉर्मूला जनरेट करना है, और वेलोसिटी के फॉर्मूला में कौन कौन सी टर्म आ सकती है? वेवलेंथ लैम्डा, डेंसिटी ऑफ वाटर रो एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। ओके, तो सबसे पहले बेटा हम क्या मान लेंगे कि जो वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल है किसके? वेवलेंथ के। अब इसकी कुछ भी पावर हो सकता है कि 1/λ हो सकता है कि लैम्डा स्क्वायर हो, कुछ भी हो सकता है। तो हमने मान लिया कि ये प्रोपोर्शनल है लैम्डा रेज़ टू पावर a। ओके, सिमिलरली हम मान सकते हैं कि वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल है किसके? डेंसिटी की दूसरा फैक्टर क्या है आपका? डेंसिटी रो, और वो प्रोपोर्शनल है रो रेज़ टू पावर b के। ओके, सिमिलरली हम मान सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल है ग्रेविटी g रेज़ टू पावर, उसकी कोई पावर मान लेते हैं हम c। ओके, a, b और c इसकी पावर कुछ भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। अभी हमने ऐसा क्यों माना है? क्योंकि बेटा आप एक चीज सोच के देखिए कि वेलोसिटी का कोई भी फॉर्मूला आएगा वो किसकी टर्म में आएगा? वो वेवलेंथ की टर्म में आ सकता है, डेंसिटी की टर्म में आ सकता है, g की टर्म में आ सकता है। अब इनकी क्या पावर आएगी हमको तो नहीं पता, उस फॉर्मूले में हो सकता है ये 2 आ जाए, ये -2 आ जाए, ये 3 आ जाए, लेकिन वो फॉर्मूला, वो वैल्यू स्टिल आपको अननोन है, राइट? तो ये वैल्यू जो इनकी पावर आएगी वो कुछ भी हो सकती है आपकी। तो दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग हियर इट एज a, हियर इट एज b एंड हियर इट इज c। तो आपका बस फंक्शन क्या होगा, आपका काम क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करना है a की, b की और c की, दैट्स इट। ओके, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी है हमारी, इट इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा रेज़ टू पावर a, सॉरी ये लैम्डा है, लैम्डा रेज़ टू पावर a, रो डेंसिटी रेज़ टू पावर b और g रेज़ टू पावर c। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा देंगे। तो कैसे आप हटा सकते हैं? एक कांस्टेंट k पुट कर दूंगा यहाँ को, k इंटू लैम्डा रेज़ टू पावर a, रो रेज़ टू पावर b एंड g रेज़ टू पावर c। ये जो k है ये क्या है आपका? डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो बेटा अगर हमको a, b और c की वैल्यू, ये अननोन है, अगर ये हमको फाइंड आउट हो जाए, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, तो आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया, यहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे? a, b, c की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, b, c, आपको पता है ये रिलेशन हमारी जो इक्वेशन 1 में है ये करेक्ट है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि डायमेंशनली भी करेक्ट होगी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि डायमेंशन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑन द राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले तो डायमेंशन फाइंड आउट कर लेते हैं। डायमेंशन ऑफ स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो आपको पता है ये होता है आपका क्या? LT-1। ओके, और डायमेंशन ऑफ वेवलेंथ को किस में मेजर करते हैं? तो आपको पता होगा वेवलेंथ की यूनिट होती है मीटर। वेवलेंथ को हम मीटर के अंदर
मेजर करते हैं। तो इसका डायमेंशन क्या होगा वेवलेंथ का, वो होगा आपका क्या, L। डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है आपका, तो आप बोलेंगे कि डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा क्या, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो मास का तो m हो गया, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो L इंटू L इंटू L, तो L क्यूब हो जाएगा आपका ये। तो फाइनली ये क्या आ जाएगा आपका m L की पावर -3, ये आपका आ गया डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। तीसरा बच गया आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डायमेंशन ऑफ g। तो एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो डायमेंशन क्या होगा आपका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर क्या होता है, लेंथ, और सेकंड स्क्वायर t की पावर -2। तो हमने जितने भी क्वांटिटी दी थी उनके डायमेंशन यहाँ पे लिख दिए, डायमेंशन ऑफ v, डायमेंशन ऑफ लैम्डा भी लिख दिया, रो भी लिख दिया, डायमेंशन ऑफ g भी लिख दिया। अभी आपको क्या करना है, a b c की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बेटा मैं ऊपर से रब कर रहा हूं इसको। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करता हूं। डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इन इक्वेशन 1, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, और v क्या है आपका, डायमेंशन v हमने लिख दिया है यहाँ पे LT - 1, LT -1। ओके, और डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूं, तो डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड क्या होगा बेटा, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड के कोई डायमेंशन नहीं है, तो इसको तो आप बाहर लेके चल सकते हैं। लैम्डा रेज़ टू पावर a, तो लैम्डा क्या है आपका L। तो बेटर मैं ये एक बार इक्वेशन लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। लैम्डा रेज़ टू पावर a, डेंसिटी रेज़ टू पावर b एंड g रेज़ टू पावर c। तो डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड में क्या बोलूंगा, ये आपका हो जाएगा क्या, के कोई डायमेंशन नहीं है, लैम्डा के आपका है L, तो L की पावर a, डेंसिटी का हमने लिख दिया यहाँ पे ml -3 रेज़ टू पावर b, और ग्रेविटी का लिख दिया आपने LT -2 रेज़ टू पावर c। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड मैंने यहां से लिख दिया, राइट हैंड साइड ये आपका आ जाएगा क्या, L की पावर L की तरफ सबसे पहले m की पावर जितनी है वो कंबाइन कर लेते हैं। तो m इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो m की पावर b, और उसके बाद L की देख लेते हैं। तो L की एक तो यहाँ पे है, ये -3 भी है, और यहाँ पे क्या है, c है। तो L की पावर a -3b, और यहाँ पे आपका आ गया +c, और t की पावर क्या है आपकी, t की पावर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है आपका t की पावर -2c। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन ये आ गए आपके, राइट हैंड साइड के डायमेंशन ये आ गए। अभी आपको क्या पता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। तो अभी आप कंपेयर करेंगे, तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका, L की पावर 1, T की पावर -1, राइट हैंड साइड में M की पावर b, ये वाला L की पावर समथिंग, T की पावर -2c। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की इक्वल होना चाहिए। तो m की पावर यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको b, तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, b की वैल्यू आपकी होनी चाहिए 0 की इक्वल। पहली वैल्यू मिल गई आपको। दूसरी वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, t की पावर -1 है, यहाँ पे -2c दे रखा है आपको। ठीक है, तो -2c इज इक्वल टू माइनस का 1, तो c की वैल्यू आपकी क्या मिल जाएगी 1/2। ओके, अब आपको b और c की वैल्यू मिल गई है। अब ये आप a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से, a -3b + c, L की पावर ये है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 1, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। तो a 3b क्या है आपका, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 1/2 है, तो इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1/2 आ जाएगी। तो बेटा आपको a की वैल्यू भी मिल गई है, b की वैल्यू भी मिल गई है, और c की वैल्यू भी मिल गई है। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में।
तो v की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहां से आपको v की वैल्यू मिल जाएगी k लैम्डा की पावर a क्या है आपका 1/2, डेंसिटी की पावर b, तो रो की पावर 0 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और g की पावर c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1/2। ओके, तो बेटा ये आंसर आ जाएगा आपका वेलोसिटी का। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर स्क्वायर, हाँ बिल्कुल सही। तो ये आपका आंसर आ जाएगा वेलोसिटी। और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं v इक्वल टू k टाइम्स रूट ओवर लैम्डा इंटू जी। तो ये फॉर्मूला आएगा आपका वेलोसिटी का। k की वैल्यू आप नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, ये इसकी ड्रॉबैक होता है डायमेंशनल फॉर्मूला से। k की वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल आपको पता चल गया कि वेलोसिटी इज इक्वल टू k टाइम्स रूट ओवर लैम्डा जी। ओके, तो बेटा इस तरह की क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं टू फाइंड आउट द रिलेशन अमंग द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अभी लास्ट एप्लीकेशन बेटा इसकी डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, सो लास्ट एप्लीकेशन है इसकी फाइंडिंग द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल कांस्टेंट। तो किसी भी फिजिकल कांस्टेंट की डायमेंशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो भी हम किसके हेल्प से कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो सबसे पहली बात तो बेटा जिस भी कोई भी फिजिकल कांस्टेंट है उसके अगर आपको डायमेंशन फाइंड आउट करने हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो फिजिकल कांस्टेंट कहाँ पे यूज होता है। ओके, अगर आपको ये पता चल जाए कि वो फिजिकल कांस्टेंट कहाँ पे यूज होता है और उस फॉर्मूला में किस तरह से यूज होता है, तो आप उसके डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको सपोज कर लीजिए कि आपको फाइंड आउट करना है डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। ओके, तो अगर आपको डायमेंशन फाइंड आउट करने हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g जिसके हमको डायमेंशन फाइंड आउट करने हैं वो किस एक्सप्रेशन में या किस फॉर्मूला में यूज होता है। तो आपको पता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन शायद आपने पढ़ा होगा। तो जैसे सपोज कर लीजिए फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। तो आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का आप डायमेंशन तभी आप फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपको पता हो कि किसी एक्सप्रेशन में या किसी फॉर्मूला में ये डायमेंशन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा, आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा होगा कि अगर दो मास है हमारे m1 और m2, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है d है, तो एज पर द ग्रेविटेशन लॉ ऑफ एज पर द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स बिटवीन दीज टू मास पार्टिकल विल बी g m1 m2 by d स्क्वायर। ये आपने पढ़ा होगा क्लास 9th या 10th में, क्लास 9th में शायद। ठीक है, तो ये एक बार आपको एक्सप्रेशन पता चल गया कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूज हुआ है, तो उसके बाद आप फाइंड आउट कर सकते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन। अब आपको पता है कि ये सही एक्सप्रेशन है, आपका राइट एक्सप्रेशन है, तो डायमेंशनली करेक्ट होगा। तो आप डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वेट करेंगे डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड के। ओके, तो यहां से टू फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डायमेंशन आप क्या करेंगे, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी dimension of left hand side must be equal to dimension of right hand side. ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड का अगर मैंने पूछा आपके डायमेंशन क्या है, फोर्स के डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ g m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। d क्या है, डिस्टेंस है। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स आपको पता होगा क्या है, m l2t minus 2 सॉरी m l t minus 2, ये होता है डायमेंशन ऑफ फोर्स। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आपको नहीं पता, आपको फाइंड आउट करना है, ये हमको फाइंड आउट करना है डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 का क्या होता है, मास है, तो m ही होगा। m2 क्या है, मास है, तो क्या होगा आपका m ही होगा। तो m इंटू m, डायमेंशन ऑफ m इंटू m क्या होगा आपका m स्क्वायर डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ d। d क्या है, आपकी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं आप, लेंथ में, तो ये आपका होगा क्या, l स्क्वायर।
ओके, तो डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यहाँ से क्या आ जाएगा, ये एल स्क्वायर मल्टीप्लाई में चला जाएगा उसके, तो ये हो जाएगा आपका m की पावर -1, m स्क्वायर डिवीजन में आ जाएगा आपका, तो m की पावर -1, l की पावर ये हो जाएगा आपका 3, t की पावर -2। ओके, आपसे यूनिट भी पूछ सकता है कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट की एसआई यूनिट क्या होगी, तो एसआई यूनिट भी आप बोल सकते हैं कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट m क्या है आपका किलोग्राम, लेंथ की क्या होती है आपकी मीटर, तो मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई किलोग्राम, टाइम की क्या होती है आपकी सेकंड, तो सेकंड स्केयर, ये आपकी एसआई यूनिट होगी। ओके, तो किसी भी अगर आपको कोई भी कांस्टेंट पूछ ले कि उसकी उस कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि वो कांस्टेंट किस फॉर्मूला में यूज होता है। ठीक है, सिमिलरली जैसे कि आपसे पूछ ले कोई गैस कांस्टेंट के डायमेंशन क्या होंगे, तो आपको पता है कि जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV=nRT, वहाँ पे गैस कांस्टेंट आता है, तो वहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं गैस कांस्टेंट के भी डायमेंशन। ओके, तो यहाँ तक जितनी भी एप्लीकेशन है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है, और विद दैट ये चैप्टर भी आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। ओके, इससे इसका नेक्स्ट पार्ट है कि ड्रॉबैक क्या होते हैं हमारे किसके डायमेंशनल फॉर्मूला के, तो वो आप पढ़ लीजिए, वो मैंने ऑलरेडी लिखवाया हुआ है बुक के अंदर, तो 3-4 ड्रॉबैक है वो भी आप देख सकते हैं। ओके, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एक और चीज़ कि अभी जैसे सुबह सुबह हम जो डाउट क्लास लगा रहे हैं वहाँ पे बहुत कम बच्चे ही आ रहे हैं डाउट क्लास लेने के लिए। बेटा ये डाउट क्लास आपके लिए है, आपको हर किसी बच्चे को प्रेजेंट रहना है इन डाउट क्लास में, बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको डाउट क्लास में लेने से। मैं बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछता हूँ, उसके बाद अगर वो क्वेश्चन आप कर पाएंगे या फिर उनको देखेंगे भी कि सर कैसे बता पा रहे हैं, तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, बहुत बार हम बोल भी चुके हैं, आपको ग्रुप में भी बहुत बार बोला है कि आपको डाउट क्लास लेनी है। सो ओके, थैंक यू।